नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको रोज़ एक लेक्चर मिलेगा। इस इन लेक्चर्स में हम भारत के भूगोल को सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम जो एमसीक्यू है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, भारत का जो भूगोल है आपको इतनी आसानी से समझ में आने वाला ना, आप इससे पहले कभी भी इस प्रकार से ज्योग्राफी को नहीं पढ़े होंगे। एक बार ही आप जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको ये लंबे समय के लिए याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम मैपिंग की सहायता से आसानी से आपको समझाऊंगा। और जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, जो चीज़ें याद नहीं रहती है या याद होती है तो कुछ समय बाद में भूल जाते हैं, तो उनको हम मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहें। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लेक्चर है भारत की अवस्थिति और विस्तार। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत की अवस्थिति का मतलब है कि लोकेशन, यानी कि भारत पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। देखिए, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो इस पृथ्वी के अंदर भारत की लोकेशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, ये हमारे सामने पृथ्वी है। ये एक गेंद के आकार की पृथ्वी है। तो हम पहले इस पृथ्वी के बारे में जानते हैं। यदि किसी गेंद को आप अगर बीच में से काटेंगे तो दो बराबर भागों में कटेगी। तो इसी प्रकार पृथ्वी को अगर हम इस भूमध्य रेखा से डिवाइड करें, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अभी आप अक्षांश और जो भी चीज़ें आती हैं देशांतर, उन पे ध्यान मत दीजिए, आप एक बार समझ लिए, उसके बाद में मैं आपको अक्षांश और देशांतर भी समझाऊंगा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ये एक क्या है, वृत्त है। क्यों? जैसे गेंद है, उस अगर गेंद को बीच में से काटोगे तो वो एक सर्कल ही बनेगा बीच में, और वो सबसे बड़ा सर्कल होगा। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका, विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब यदि इसके ऊपर जाते हैं, अब यदि हम इसके ऊपर जाते हैं, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके आगे हम जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे अगर ऊपर जाते हैं तो हमें ऊपर जाते हैं तो हमें 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कहाँ जा रहे हैं हम, उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर अक्षांश जो होगा उसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा ऊपर की तरफ। और उसी प्रकार यदि हम भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश पर आते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश पर आते हैं, तो जो वृत्त मिलेगा वो मिलेगा हमें मकर रेखा। तो हमें इसमें तीन चीज मिली। जो सबसे बड़ा वृत्त है वो है भूमध्य रेखा, और वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा अगर ऊपर 23.5 डिग्री जाते हैं तो हमें कर्क रेखा मिलती है, और अगर नीचे जाते हैं यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है। तो हम अगर भारत की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, तो देखिए आप, भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है भारत। सबसे पहले आप ये देखिए, भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पे। और जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के बीच से जाती है, भारत के बीच से जाती है। और जो भूमध्य रेखा है वो भारत के नीचे है, ये भारत को टच नहीं करती है भूमध्य रेखा। चलिए, हमें अक्षांशों के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ऊपर जो है वो है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे जो है वो है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और यह है 0 डिग्री देशांतर। जो रेखाएं क्या थी, क्षैतिज, उनको अक्षांश बोल रहे थे, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उनको देशांतर बोलते हैं। आगे मैं और डिटेल से समझाऊंगा इनको, अक्षांश और देशांतरों को। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। जिस प्रकार पृथ्वी को दो बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश काटता था, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव क्षैतिज है, क्या है, सॉरी, ऊर्ध्वाधर है, 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए, जो भूमध्य रेखा और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा महासागर है जहाँ पर
जहाँ पर अक्षांश रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वो कौन सा महासागर है? तो वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है और भूमध्य रेखा क्या है। तो इससे हमें देखिए क्या चीज़ मिली है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो गोलार्ध होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। भूमध्य रेखा के जो नीचे होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसके जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। तो हमें 4 क्वार्टर मिले। ठीक है, इन 4 ये जो भूमध्य रेखा है और प्रधान मध्याह्न रेखा है इस पृथ्वी को 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड करती है। कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 4 क्वार्टर में डिवाइड करती है। अब हम अगर बात करें कि भारत एग्जैक्टली किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस में है? भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए मैंने कहा था विषुवत रेखा के ऊपर है और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसके पूर्व में है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए आगे चलते आगे देखिए, जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार की दिखाई दी, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी गोलाकार की नहीं है। क्या है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर से क्या है? चपटी है, इसलिए इसका आकार अंडाकार है। क्या है? इसका आकार अंडाकार है। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है अंडाकार न बोल के इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो दीर्घ वृत्ताकार लिखा हुआ आएगा, अंडाकार लिखा हुआ नहीं आएगा। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। तो इस दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जैसे सर्कल होता है ना, तो सर्कल में तो क्या होता है? एक सेंटर होता है। लेकिन दीर्घ वृत्त में क्या होता है? फोकस होती है, 2 फोकस होती है। एक फोकस ये होती है और एक तो फोकस ये होती है और एक फोकस ये होती है। तो पृथ्वी इस आकार की क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों पर से क्या है? चपटी है, इसलिए। चलिए अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अभी हम पढ़ रहे थे, तो एक्चुअल में ये क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे जो विषुवत रेखा है ना या भूमध्य रेखा है वो क्या है? वो है 0 डिग्री, ये वाली। ठीक है, तो इसके अगर समानांतर जितने भी वृत्त होंगे, इसके समानांतर जितने भी वृत्त होंगे वो क्या होंगी? उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जैसे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ये रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, इनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलेंगे? देशांतर रेखाएं बोलेंगे इनको। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डिटेल से समझते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, यानी कि इनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा है वो क्या है? एक वृत्त है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या है? पूर्ण वृत्त होती हैं। और जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा सर्कल है। और जो एक चीज़ देखिए आप, जैसे सर्कल आते जाएंगे, लेकिन जो नॉर्थ पोल और इसके नीचे जो साउथ पोल है वो वृत्त ना होके क्या है? बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त है, और अगर उसके ऊपर चलेंगे तो वो लघु वृत्त आएंगे। लेकिन जैसे हम जो ध्रुव हैं यानी कि पोल पे पहुंचते ही जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो 2 बिंदु हैं। ठीक है, 2 बिंदु हैं। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त, बाकी सभी लघु वृत्त हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? 2 बिंदु हैं। अब देखिए टोटल अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो टोटल 181 हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भूमध्य रेखा है 90 उसके ऊपर होगी और 90 उसके नीचे, यानी कि 90 तो उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक खुद स्वयं भूमध्य रेखा भी है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएंगी। ठीक है, और एक अक्षांश मतलब जैसे एक 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यह आपको याद रखना पड़ेगा
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। और ये सेम होती है, भूमध्य रेखा से लेके ध्रुवों तक अगर जाएंगे तो ये जो दूरी है वो हर जगह सेम रहेगी, कहीं बदलती नहीं है। तो एक मतलब 1 डिग्री अंतराल पे 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 5 डिग्री के अंतराल पे कितना, मान लीजिए जैसे 1 डिग्री और 5 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 डिग्री। तो 1 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में कितनी दूरी रहेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 444 किलोमीटर हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब अक्षांश रेखाओं के बाद में बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं को एक अन्य नाम है उनका याम्योत्तर रेखाएं, याम्योत्तर रेखाएं, याम्योत्तर रेखाओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है दो अक्षांशों की, सॉरी देशांतर रेखाएं क्या होती है, दो अक्षांशों की, दो अक्षांशों की कोणीय दूरी। कोणीय दूरी, कोणीय दूरी का क्या मतलब है, कोणीय दूरी का मतलब है जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, तो जब ये जो दूरी होती है ना, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, इसको एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये क्या है, जैसे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं तो क्या थी, समानांतर थी, लेकिन ये रेखाएं क्या है, समानांतर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, अब यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, तो जब पोल से पोल के पास में रहती है तो इनके बीच की जो दूरी है वो 0 रहती है, क्योंकि ये पोल पे आपस में मिल जाती है। और जैसे जैसे ध्रुवों से नीचे की ओर यानी कि विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो अधिकतम है, और जो पोल हैं, इनकी ध्रुव हैं, वहाँ पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो है मिनिमम, यानी कि 0। अगर हम विषुवत रेखा पर अगर उनकी बात करें कि कितनी दूरी रहती है, तो विषुवत रेखा की बात करें तो ये रहती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। और जो ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, और ग्रीनविच वेधशाला कहाँ पे है, ये है ब्रिटेन में। ग्रीनविच वेधशाला, ये पूछा जा सकता है कि जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और ग्रीनविच वेधशाला कहाँ पे है, ये है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग जगह अलग अलग होती है, भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम होती है, जैसे मैंने बताया 111.32 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था गोरे, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा इनका, जो इसकी जो दूरी है उसको गोरे नाम से भी जाना जाता है। और शून्य अक्षांश मतलब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। अब जैसे मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 181 थी, यानी कि एक भूमध्य रेखा, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 90 180 और एक 181। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होती है, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 होती है। ये याद रखना, देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अब पृथ्वी की गतियों की। चलिए दोस्तों, अब पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करते हैं। जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति को ही परिक्रमा गति भी बोलते हैं। अब देखिए आप, घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन गति है, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है। जैसे आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे, एक लट्टू आता है जो घूमता है अपने एक अक्ष पे, वो घुमाने वाला होता है, उसके धागा रहता है और उसको फेंकते हैं तो वो घूमता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी एक और गति करती है, सूर्य के चारों ओर, खुद के स्थान पे तो गति करती है, इसके अलावा वो सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, परिक्रमण गति करती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति या परिक्रमा गति। अब घूर्णन गति की डिटेल से बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर।
और जब ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसको एक दिन बोलते हैं, और इस गति को क्या बोलते हैं, दैनिक गति। और जो इसकी जो धुरी है, यानी जो इसका एक्स है, जो अक्ष है, वो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, थोड़ी टिल्ट है, यानी कि घूमी हुई है। और कितनी घूमी हुई है, 23.5 डिग्री। तो इसलिए इसे जो कक्षा स्तर है इसके साथ ये 66.5 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है, और ये जो तिरछी है वो कितनी है, 23.5 डिग्री। तो इसका जो एक्चुअल जो तल होगा उसके साथ ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसका जो अक्ष है वो सदैव एक तरफ ही क्या रहता है, झुका रहता है। अब हम अगर परिक्रमण गति या परिक्रमा गति की बात करें तो इसका मतलब है कि ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं। और ये पृथ्वी की जो परिक्रमा है, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो अंडाकार मार्ग पर लगाती है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार। अभी जैसे मैंने बताया था उसमें दीर्घवृत्त में क्या होती है, 2 फोकस होती है। तो एक फोकस पे जब मतलब जो सूर्य रहता है, और उसके चारों ओर दीर्घवृत्त में क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब बात करें मतलब इसीलिए जो दीर्घवृत्त होने के कारण जो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, सर्कल में तो क्या है, हमेशा जो सर्कल का हर एक जो परिधि का हर एक पॉइंट होता है वो सेंटर से सेम दूरी पर रहता है। लेकिन दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दीर्घवृत्त में 2 फोकस रहती है। इसलिए हमेशा सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो समान नहीं रहती। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो समान नहीं रहती है, इसलिए कभी ज़्यादा और कभी कम रहती है। अब बात करें कि पृथ्वी के परिक्रमण गति, परिक्रमण करने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जैसे जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसके बीच तो सीधी पड़ती है, लेकिन ध्रुवों पे क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है कि वर्ष कितने समय की होगी, यानी कि 365 दिन की होगी या 366 दिन की होगी, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो उसका निर्धारण भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण भी उसी से होता है। क्यों, क्योंकि जो परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य की जो रोशनी है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में सीधी पड़ती है। इसलिए कर्क और मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तापमान रहता है। ध्रुवों पर छः माह के दिन और रात रहते हैं, उसका भी परिक्रमण गति के कारण ही प्रभाव रहता है। धरातल पर कितना तापमान का वितरण होगा या कहाँ पर कितना तापमान होगा, उसका भी निर्धारण परिक्रमण गति के कारण ही होता है। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, यानी कि कौन सा कटिबंध है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है इस पर हम इस पृथ्वी को 3 कटिबंधों में डिवाइड करते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण और एक शीत कटिबंध, 3 कटिबंधों में। तो ये किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण ही होता है। यदि अगर परिक्रमण गति नहीं होती तो हर जगह एक ही कटिबंध होता, यानी हर जगह एक ही मौसम होता, एक ही जलवायु होती। और दिन रात का छोटा होना, यानी दिन बड़ा होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात होते हैं। तो अगर ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की ओर चलेंगे तो उनकी अवधि में भी क्या होगी, कमी होगी। यानी कि अगर ध्रुवों पर 6 महीने का दिन है तो ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो दिन की अवधि में भी कमी आएगी। जैसे एक ध्रुव पे अगर 6 महीने का दिन है तो दूसरे पे 6 माह के क्या होगा, रात होगी। तो इनसे अगर भूमध्य रेखा की ओर तरफ चलेंगे तो दिन और रात दोनों की अवधि में क्या होगा, कमी होगी। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य का। तो अगर जब 3 जनवरी के दिन पृथ्वी की स्थिति ये होती है, यानी कि पृथ्वी और जो सूर्य हैं इनके बीच की दूरी सबसे कम होती है, और उसको बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो अधिकतम रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम रहती है, उसको बोलते हैं अपसौर। उसके दूरी को बोलते हैं अपसौर। जो 3 जनवरी के दिन जो पृथ्वी और सूर्य हैं उसके बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और 4 जुलाई के दिन जो पृथ्वी और सूर्य हैं उनके बीच की दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन की। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है, वार्षिक गति कौन सी है, परिक्रमण गति। क्योंकि जो घूर्णन गति है उसके वो तो दैनिक गति है, तो वार्षिक गति कौन सी हुई है, परिक्रमण गति। उस परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। अगर परिक्रमण गति नहीं होती
तो पृथ्वी पर केवल एक ऋतु होती, लेकिन परिक्रमण होने के कारण अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हमारी पृथ्वी पे पाई जाती। अब जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी का अक्ष तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी का जो अक्ष है वो सदा एक ही तरफ रहता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अब आप देखिए जिसमें इसमें देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य है, जब इधर देखिए जब यहाँ सूर्य की रोशनी जाएगी, यानी कि ये 22 दिसंबर की बात है। जब 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी का जब सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पे पड़ेगी, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें होगा शीत ऋतु। जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है और 21 मार्च का टाइम आता है, तो 21 मार्च के दिन जब सूर्य की रोशनी इस तरफ जाएगी, जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में तो क्या होगी, शरद ऋतु होगी, और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ होगी बसंत ऋतु। ये 21 मार्च के समय है। फिर 21 जून, जब 21 जून का समय आएगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार परिक्रमण गति के कारण ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम जिस चैप्टर में शुरू करते थे अभी हम कुछ टर्म्स सीख रहे थे ताकि हमें भारत की जो लोकेशन है उसके बारे में अच्छे से पता लग सके। जैसे हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता किया, तो इसलिए पता किया कि हम अगर उनको नहीं जानते, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में नहीं जानते, तो हमें एग्जैक्टली भारत की लोकेशन का पता नहीं चलता। तो अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जान चुके हैं, तो अब हमें आसानी से भारत की अवस्थिति और लोकेशन का पता लगेगा। देखिए हमारे प्यारे भारत का मैप है। ये जो भारत है, भारत का जो पश्चिमी इलाका है वो 68 डिग्री 7 मिनट। अभी मैं समझाऊंगा 7 मिनट का क्या मतलब है। आप ये समझिए कि 68 डिग्री 7 मिनट पे है हमारा भारत का पश्चिमी किनारा कितने डिग्री पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पे। और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, और उसको कौन से लोकेशन पे है, गुहार मोती एक जगह है गुजरात में, वो सबसे फाइनल पॉइंट है, भारत का पश्चिमी पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट पे। उसी प्रकार अगर पूर्वी पॉइंट की बात करें, जो पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में है, और उसको बोलते हैं किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और वो है 97 डिग्री 25 मिनट पे। तो जो पश्चिमी था वो है 68 डिग्री 7 मिनट पे, पूर्वी है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पे। अब हम अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट पे, और वो है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोकेशन है इंदिरा कोल की, और वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे। उत्तर के बाद में दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है कन्याकुमारी, जो कि है तमिलनाडु में, वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो हमको 4 लोकेशन मिल चुकी है भारत की, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। तो पश्चिमी था वो है 68 डिग्री 7 मिनट, पश्चिमी था 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी हैं वो है 97 डिग्री 25 मिनट, जो उत्तरी हैं वो है 97 डिग्री 6 मिनट, और जो दक्षिणी हैं वो है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और इसको ही कन्याकुमारी तमिलनाडु को ही क्या बोलते हैं, केप ऑफ कोमोरिन बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है। तो ये पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि केप ऑफ कोमोरिन क्या है, तो किसको बोला जाएगा, कन्याकुमारी को। अब हम अवस्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए पूर्वी देशांतर, हमारा जो भारत था वो किस गोलार्ध में था, उत्तर पूर्वी में। तो अगर पूर्वी की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में था, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, और 68 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम अगर इनके दूरी की बात करें
तो भारत की पश्चिम से पूर्व की जो अधिकतम दूरी है उसको वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम के रूप में स्वीकार किया गया, और वो है ये 5 राज्यों से गुजरती है। अभी हम इसकी मेमोरी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप जिन स्टेट से ये गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, उनको आप आसानी से याद कर पाओगे। ये 82.5 डिग्री का मतलब है कि हमारा जो पश्चिमी जो बिंदु था वो 68 डिग्री 7 मिनट पे था। जैसे जैसे इस आगे चलते हैं तो ये बढ़ता जाता है। तो ये 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना गया है भारत में। अब देखिए दोस्तों, एक कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको कि पृथ्वी कितने एंगल घूमती है, 360 डिग्री, और कितने टाइम में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 15 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमेगी, 15 डिग्री। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री में 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 4 टाइम्स। तो 1 डिग्री में 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय चाहिए। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय चाहिए। अब देखिए, आप जो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, और जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। जब 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि घटाओगे, तो हमारे पास आएगा 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। अब 29 डिग्री 18 मिनट है। अब ये मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 डिग्री में 1 डिग्री घूमने के लिए जो पृथ्वी है उसको 4 मिनट चाहिए। तो 29 डिग्री 18 मिनट के लिए कितना चाहिए, 29 डिग्री 18 मिनट के लिए कितना चाहिए, 120 मिनट, 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितने आवर होते हैं, 60 मिनट में 1 आवर, तो कितने हो गए, 120 मिनट में 2 आवर हो गए। यानी कि जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उससे आगे हैं जो पूर्वी बिंदु हैं, वो कितना, 2 घंटे। तो इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे जब निकल जाता है, तो उसके बाद निकलता है गुजरात में 2 घंटे बाद में। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए समय समय पर कई बार भारत में ये मुद्दा उठता रहता है कि भारत को 2 टाइम जोन स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी तक हमें यही याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो है 82.5 डिग्री, और जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत एक प्रायद्वीप। देखिए, कोई भी बॉडी प्रायद्वीप का मतलब क्या होती है, प्रायद्वीप का मतलब होती है ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी धरातल जिसके 3 तरफ पानी हो। अगर 4 तरफ होगा तो वो हो जाएगा द्वीप, और अगर 3 तरफ पानी होगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रायद्वीप। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। तो भारत की 3 तरफ कौन कौन सी बॉडी है, पश्चिम की तरफ कौन सी है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो 3 तरफ पानी है, तो इसलिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको इसको याद करना पड़ेगा, 1-2 बार आप इसको मेमोराइज दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। अब हम बताएंगे अभी आपको मेमोरी ट्रिक से कि कौन से देश कहाँ पर आते हैं। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, भारत के लिए बताया था, तो अभी मैं बता देता हूँ कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री। अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री के लिए कितना चाहिए था, 4 मिनट चाहिए था। अब देखिए, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब इस 82.5 डिग्री के लिए 82.5 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, 8 और 2 0 1, और ये हो गया
और यहाँ से ये 10 आ गया, तो कितनी आ गई 300 मिनट्स आ गई। तो अब जब 300 मिनट्स में आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 5, तो कितना आ गया 5 आवर आ गया। तो अभी जो आधा था उसको कैलकुलेट नहीं किया, तो इसलिए ये 5 घंटे 30 मिनट आ गया। तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से गुजरती है ना 0 डिग्री, तो जब ब्रिटेन में 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे 5:30 बजेंगे। क्यों? क्योंकि 82 डिग्री मान रखा है, और ब्रिटेन कहाँ पर है 0 डिग्री पे है, भारत 82 डिग्री मान रखा है। तो जब ब्रिटेन में 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे 5:30, 5:30 बजेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में दिन के समय 12 बज रहे होंगे। चलिए ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अभी हम मेमोरी ट्रिक की बात करें कि जब हम अभी पढ़ रहे थे कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, तो इस ट्रिक से आप याद रख पाओगे कि भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो रूस से क्या हो जाएगा रूस, कैसे हो जाएगा कन्नाडा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा चीन। अब के अंदर ऐसे हो जाएगा अमेरिका, वैसे हो जाएगा ब्राज़ील, और आया से ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे भारत। तो इस ट्रिक से आप इनको याद रख पाओगे कि रुक चीन अब आया भारत, भारत 7वें नंबर पर है। और भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। चलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि क्या है कर्क रेखा है, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, उनकी मेमोरी ट्रिक अभी देखने वाले हैं। कर्क रेखा संपूर्ण देश को, हमारे यानी भारत को 2 कटिबंधों में डिवाइड करती है, यानी कि 2 कटिबंधों का मतलब होता है जोन, जो टेम्परेचर जोन होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो कटिबंध, दक्षिण कटिबंध और उत्तर कटिबंध। अब हम मेमोरी ट्रिक की बात कर रहे थे कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसकी मेमोरी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पर में पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रै से हो जाएगा राजस्थान, गमछा में गै से हो जाएगा गुजरात, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झाड़ के अंदर हो जाएगा झाड़ से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे क्या गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब वहीं अगर 82 डिग्री देशांतर रेखा की मेमोरी ट्रिक की बात करें कि किन किन राज्यों से गुजरती हैं, तो वो ऐसे याद रखेंगे आप कि उत्तर में छत उड़ी, उत्तर में छत उड़ी आंधी से, उत्तर में छत उड़ी आंधी से। तो उत्तर से याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश, मैं से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, छत से याद रखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ी से याद रखेंगे ओडिशा या उड़ीसा, आंधी से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आप इन 5 राज्यों को याद रख सकते हैं इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से। चलिए आगे कुछ देखते हैं। आगे हैं कि भारत की जो तटीय सीमा की कुल लंबाई है, जो तट है ना, यानी कि जो गुजरात से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कि मैं देखता हूँ गुजरात से लेके यहाँ तक, ये वाला जो ये है इसको बोलते हैं तटीय सीमा। क्या बोलते हैं इसको, तटीय सीमा। यह है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। लेकिन किंतु भूमि अगर जो द्वीप हैं ये टोटल केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके अंदर जो हमारा जो लक्षद्वीप द्वीप है अरब सागर में, और जो बंगाल की खाड़ी में क्या है अंडमान निकोबार, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल लंबाई हो जाएगी 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। उसी प्रकार बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा कौन सी, ये वाली स्थलीय सीमा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है टोटल 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य जिनमें कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई है। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन इनको मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। अब बात करें कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात तथा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। मेनलैंड भारत की बात करें तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, कन्याकुमारी। किंतु यदि अगर भारत की बात करें, अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो कन्याकुमारी होगा, और भारत की बात करें तो कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो यहाँ पे एग्जाम में ट्रैप आ सकता है कि एक आ सकता है कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और ऑप्शन में दे दिया जाए इंदिरा पॉइंट, तो ये गलती होने की संभावना है। तो अगर भारतीय प्रायद्वीप पूछे तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, कन्याकुमारी। और अगर भारत पूछे तो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। चलिए, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है। उत्तरतम बिंदु तो अभी हमने देखा ही था कि इंदिरा कोल है, जो कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था, गुवाहाटी, जो कि गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य है, इसका मतलब है, जलडमरू मध्य का मतलब होता है एक नैरो पास, जो कि क्या करता है, जो दो बड़े जलराशियों को तो आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, और 2 स्थलों को क्या करता है, अलग करता है। तो जो पाक जलडमरू मध्य है वो कहाँ पे है, किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार से, यानी कि मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, और भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। इसका जो पाक जलडमरू मध्य है, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम किसने दिया था, जो मद्रास के जो प्रेसिडेंसी गवर्नर थे रॉबर्ट पाक 1755 से 63 में, तो उनके नाम पर इसका नाम पाक जलडमरू मध्य पड़ा। और ये देखिए, इसकी लोकेशन देखिए आप, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों को आपस में जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। तो इसको बोलते हैं जलडमरू मध्य। चलिए, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं चैनल की, कि चैनल क्या होता है, 2 द्वीपों के मध्य, जैसे हमारे देश, हमारा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। तो उसमें जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर कई आइलैंड्स हैं, तो उनमें उन जो 2 आइलैंड हैं, उन 2 आइलैंडों के बीच की जो संकरा जो समुद्र होता है उसको बोलते हैं चैनल बोलते हैं। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के चैनल हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल है वो है मालदीव व मिनिकोय के मध्य। 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान व निकोबार के बीच में। अब इनकी लोकेशन देखें तो लोकेशन देखिए आप, जो 8 डिग्री वाला है, 8 डिग्री वाला कहाँ है, मालदीव व मिनिकोय, मालदीव व मिनिकोय के बीच में। 9 डिग्री वाला है वो कहाँ पे है, मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री वाला है वो कहाँ है, अंडमान व निकोबार में। चलिए दोस्तों, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि भारत का जो स्थल है वो 7 देशों से मिलता है, और उन 7 देशों को याद करने की मेमोरी ट्रिक है, बचपन से MBA करने का सपना था, बचपन से MBA करने का सपना था। तो BA से हो जाएगा बांग्लादेश, CHA से हो जाएगा चीन, PA से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, और MBA के अंदर M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, और A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 देश भारत की सीमा से क्या अपने स्थल साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं।
इनकी लोकेशन देखिए आप, ये बांग्लादेश की लोकेशन है और यहाँ पे चाइना की बॉर्डर है, यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ पे नेपाल की, यहाँ पे म्यांमार की और यहाँ पे भूटान की और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये पीओके के अंदर ये हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर है अफगानिस्तान की सीमा। तो ये 7 देशों की सीमा भारत से लगती है। पीओके तो हमारा ही है, तो अभी पीओके पाक ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो हम उनसे ले लेंगे तब अफगानिस्तान की सीमा भी हमारे स्थल से लगी रहेगी। ऑब्वियसली तो हमारी सीमा से ही लगती है अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भी। तो ये 7 देश हो गए जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। चलिए कुछ और 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए मैकमोहन लाइन, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, किन देशों के बीच में। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन लाइन। ये ऐसे उसमें आ सकता है, मिलान वाले में आ सकता है कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन। अब बात करें कि एक और लाइन है रेड क्लिफ लाइन क्या कहाँ पर है, पाकिस्तान और भारत तथा बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान और भारत तथा बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच में क्या है, रेड क्लिफ लाइन है, जो 1947 में बनाई गई। अब एक डुरंड रेखा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये कंफ्यूज कर सकता है कि डुरंड रेखा किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत की सीमा से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो उनको याद करने की मेमोरी ट्रिक। तो अगला पार्ट यही रहेगा कि हम भारत की जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य किस किस देश से सीमा साझा करते हैं, तो उनको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, उस पार्ट से ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसी का होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, स्टडी लाइट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें। और जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।